नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव लगातार बढ़ रहा है उसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो एनालिसिस है वो दिखाता है कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये ज़मीनी हकीकत है जो मतलब लगातार बदल भी रही है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इसे अक्सर ना खुला युद्ध नहीं कहा जाता। ज़्यादातर सुनने में आता है छाया युद्ध या प्रॉक्सी वॉर। या इसका ठीक ठीक मतलब क्या है, अगर आप समझा सकें? हाँ, देखिए, छाया युद्ध का मतलब है कि दोनों देश ना वो सीधी मिलिट्री टक्कर से बच रहे हैं। अच्छा। वो सीधे आमने सामने नहीं आ रहे। इसके बजाय वो क्या कर रहे हैं, साइबर हमले हैं, कुछ गुप्त ऑपरेशन होते हैं, हवाई हमले हैं। और खासकर जो उनके समर्थक गुट हैं, प्रॉक्सी जिन्हें कहते हैं, जैसे लेबनान में, सीरिया में, यमन में। हाँ, हिजबुल्लाह, हमास, हाउथी। बिल्कुल, उनके जरिए एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ। तो ये एक तरह का आप कह सकती है अप्रत्यक्ष संघर्ष है, पर चल लगातार रहा है। अच्छा, तो मतलब सीधी टक्कर से बचना, पर्दे के पीछे से वार करना। चलिए तो फिर इस एनालिसिस के बेस पर समझते हैं कि ये जो इतनी गहरी दुश्मनी है, इसकी असल वजह क्या है, कहां से शुरू हुई ये सब? हाँ, तो देखिए, एनालिसिस कई वजह बताता है। सबसे पहली तो है विचारों का टकराव। मतलब ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है और वो इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं मानता। कहता है ये एक नाजायज यहूदी राज्य है। मान्यता ही नहीं देता। बिल्कुल। दूसरी बात, ईरान खुलकर फिलिस्तीनी गुटों का समर्थन करता है, जैसे गाजा में हमास है जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ, ये तो जग जाहिर है। तीसरा, ईरान का अपना परमाणु कार्यक्रम। ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। वो इसे अपने लिए सीधा खतरा मानता है। और खबरें तो यही हैं कि इजराइल उसकी सुविधाओं पर हमले भी करता रहा है। अच्छा। और चौथी वजह है पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान का बढ़ता हुआ असर, उसका प्रभाव। इजराइल को लगता है कि ये उसके दबदबे के लिए एक चुनौती है। और ये लड़ाई सिर्फ विचारों या असर तक ही सीमित नहीं है ना। मतलब पिछले कुछ सालों में हमने कई ऐसी गंभीर घटनाएं भी देखी हैं जो इसी तनाव का सीधा नतीजा लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर याद करें 2010 में वो स्टक्सनेट साइबर हमला हुआ था। हाँ, वो जिसने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाया था। हाँ, वही। वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर वॉर्म था जिसने ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को कह सकते हैं काफी नुकसान पहुंचाया था। शक था कि इसमें इजराइल और अमेरिका का हाथ है। फिर 2018 से 2023 के बीच तो इजराइल ने सीरिया में जो ईरानी मिलिशिया के ठिकाने थे उन पर सैकड़ों हवाई हमले किए। सैकड़ों? बाप रे। जी। और 2020 में ईरान के जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, मोहसिन फखरीजादे, उनकी हत्या हुई। उसका शक भी सीधा इजराइल पर ही गया। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि ये छाया युद्ध कितना असल और कितना खतरनाक है। और ये सिलसिला तो रुका ही नहीं है। 2023-24 में जब इजराइल गाजा युद्ध हुआ तो ईरान के समर्थक हमास और लेबनान से काम करने वाले हिजबुल्लाह दोनों ने इजराइल पर हमले किए। बिल्कुल। और अभी हाल में 2024-25 में भी इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरानी ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया है। मतलब तनाव तो लगता है बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, मौजूदा हालात यानी अब 2025 की शुरुआत में देखें तो वाकई बहुत तनाव है। एनालिसिस तो यही कहता है कि दोनों तरफ से सीधी मिलिट्री कार्रवाई की धमकियां बढ़ गई हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल शायद ईरान की परमाणु फैसिलिटीज पर किसी बड़े हमले की तैयारी में है। दूसरी तरफ ईरान के जो समर्थक गुट हैं, जैसे यमन वाले हौथी विद्रोही हैं या हिजबुल्लाह है, वो भी इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले जारी रखे हुए हैं। तो स्थिति आप कह सकती हैं बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। अगर ये स्थिति और बिगड़ती है और खुदा ना खास्ता ये छाया युद्ध एक खुले सीधे युद्ध में बदल जाता है, तो एनालिसिस इसके क्या नतीजे बताता है? ये सोचना भी डरावना है। हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। एनालिसिस साफ कहता है कि ये लड़ाई फिर सिर्फ इन दो देशों तक नहीं रुकेगी। पूरा का पूरा मिडल ईस्ट, खासकर लेबनान, सीरिया, इराक, ये सब सीधे इसकी चपेट में आ सकते हैं। पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सोचिए, तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी? आसमान छू सकती हैं। भारत जैसे देश जो तेल आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। व्यापार के रास्ते बंद हो सकते हैं। और खाड़ी देशों में जो लाखों भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा, वो एक बहुत बड़ी चिंता बन जाएगी। बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात जो एनालिसिस में है, वो ये कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा भी इससे बढ़ सकता है।
ये तो वाकई एक बहुत ही गंभीर तस्वीर है। क्या इस एनालिसिस में इस मुश्किल हालात से निकलने का कोई रास्ता, कोई समाधान, इसका भी जिक्र है? हाँ, देखिए, समाधान के तौर पर जोर तो कूटनीति और बातचीत पर ही दिया गया है, जैसा कि ऐसे संकटों में होता है। डिप्लोमेसी। हाँ, डिप्लोमेसी। साथ ही ये भी कहा गया है कि परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। और जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, अमेरिका, रूस, चीन, उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। शायद वो अगर सकारात्मक और निष्पक्ष भूमिका निभाएं, मिलकर कोशिश करें, तो तनाव कुछ कम हो सके। तो आज हमने ईरान और इजराइल के बीच ये जो एक पेचीदा छाया युद्ध चल रहा है, इसके कई अहम पहलू देखे। इसकी जड़ें क्या हैं, पिछले सालों में क्या क्या हुआ, अभी हालात कितने नाजुक हैं, और अगर ये टकराव बढ़ा तो उसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि ये मामला सिर्फ दो देशों की दुश्मनी का नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर है। खासकर एनर्जी सिक्योरिटी और पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर तो सीधा असर है। जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो एनालिसिस कह रहा है कि समाधान के लिए बड़ी शक्तियों अमेरिका, रूस, चीन का रोल अहम है, पर क्या ये मुमकिन नहीं कि इन शक्तियों के अपने जो हित हैं, उनके अपने जो समीकरण हैं, वो इस तनाव को कम करने की कोशिशों में मदद करने के बजाय कहीं अनजाने में से और उलझाना दे? ये सोचने वाली बात